अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, जो ईरान और अमेरिका इज़राइल की वॉर है उसके असरात तो पूरी दुनिया पे पहुंच रहे हैं। यूरोप में भी एक अजीब सी केओस की सिचुएशन है। अभी तक जो पेट्रोल का भाव पाकिस्तान ने बढ़ाया है ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ की सरकार ज़रा फिर भी सोचती है अपनी आम जनता का, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए काफ़ी सोच रखती है। और अभी तक उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आएगा। और अगर ये मामला जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं ईरान वाले, अगर वो और ज़्यादा मामला ख़राब हुए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पे अब तो समर आ रही है, विंटर में जो गैस की जो रिक्वायरमेंट होगी उसका कैसे पूरा होगा। अब ये है कि यूरोप शायद इस एंगल पे सोच रहा है कि अब वो अमेरिका और यूरोप की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और एक पॉसिबिलिटी है जो कि होनी भी चाहिए कि देखें, रशिया है ना जो, वो यूरोप है। आप देखें, गोरे हैं ये रशियन, यहाँ की तरह क्रिश्चियन हैं, और बॉर्डर भी मिलता है, आधा रशिया यूरोप में आता है। तो रशिया के साथ अमेरिका ने जो यूरोप की दूरी बना के रखी है ना, ख़ास तौर पे कोल्ड वार के ज़माने में, तो अब अगर नेटो, जो कि नज़र आ रहा है कि अमेरिका शायद नेटो से अलग हो जाए, तो नेटो अलग होता है अमेरिका, तो इनको चाहिए यूरोपियन यूनियन को कि अपने इमीडिएट नेबर से दुश्मनी ना करें। अमेरिका सात समंदर पार है भाई, उसके साथ बना के रखें। रशिया नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत अमीर है। अगर आप रशिया के साथ बना के रखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के बड़े चांसेस हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। यूरोपियन कंपनीज वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं और एक ज़बरदस्त फ्यूचर बन सकता है यूरोप रशिया के अलायंस का। यूक्रेन का शोषा अमेरिका की डीप स्टेट ने छोड़ा हुआ था। इस मामले को अब यूरोप को बैठ के सोचना होगा। अगर यूरोप से ही मतलब रशिया से ही गैस आती थी, यूरोप पेट्रोल आता था, वो पाइपलाइन रिस्टोर कर दी जाए और ये चालू रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। हैविंग सेड दैट, अब एनर्जी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है पूरी दुनिया में। मैं इसकी डिटेल में जाके आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि क्रूड ऑयल जो है ना वो $175 तक पहुंच रहा है और इसने तबाही मचानी है। इस जंग का जो फिज़िकल नुकसान अगर आप देखें तो यह है कि ईरान में अभी तक तकरीबन 1500 लोग मारे गए हैं, लेबनान में 600, 650, 700, इसराइल में 18, इमारात का 60% टूरिज़्म तबाह हो गया है, कतर की 17% गैस सप्लाई बंद हो गई है कई सालों के लिए। साउथ कोरिया में 64% शॉर्टेज हो गई है गैस की, क्योंकि साउथ कोरिया की इंडस्ट्रीज़ और ख़ास तौर पे सेमीकंडक्टर और ये जैसे मोबाइल की जो सैमसंग कंपनी है, और उनके लिए हीलियम गैस की रिक्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा है, वो कतर सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका ने अभी तक सिर्फ $12 बिलियन खर्च किया है इस जंग पे, लेकिन इससे ज़्यादा के हथियार की डीलें हो चुकी हैं। यूरोप में 40% गैस की शॉर्टेज हो गई है। इंडिया में $50 बिलियन के रेमिटेंस का रिस्क है। चाइना की 25% प्रोडक्शन कम हो गई है। रशिया का प्लस हुआ है 15%, क्योंकि अब रशिया की गैस और पेट्रोल की पाबंदी हटी है, सेंक्शंस हटे हैं तो और बिक रही है। जापान का 12% ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ है। लंबी चौड़ी लिस्ट है। अजीज़ दोस्तों, ईरान ने जो इस जंग में हमले किए हैं ना, उसमें 49% हमला ईरान का इमारात पे हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि क्यों इमारात टारगेट है। भाई आप ये देखें कि इस रीजन में इराक पूरा कंट्री अमेरिका के कंट्रोल में है, कुवैत पूरा कंट्री अमेरिका के कंट्रोल में है, इज़राइल तो पार्ट ऑफ वॉर है, सऊदी अरब पार्ट ऑफ वॉर है,
कतर, बहरीन, सब में अमेरिका के अड्डे हैं। तो आधे हमले ईरान ने इमारात पे किए हैं और बाकी आधे हमले बाकी सब पे किए हैं। सऊदी अरब पे 19% हमले हुए हैं, इसराइल पे 15% हमले किए हैं, कुवैत पे 10%। तो इमारात क्यों टारगेट है, वो भी ईरान का। तो ये जंग के जो मामलात नज़र आ रहे हैं ना, वो जो सामने, वो असल में वो है नहीं। थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। एक शेर का हिस्सा है कवाकिब कुछ नज़र आता है कुछ। तो यहाँ भी यही है। अजीज़ दोस्तों, इस सारे सिलसिले में जो पाकिस्तान मामा बन रहा है और पाकिस्तान आगे बढ़ बढ़ के अपने रेलेवेंस दिखा रहा था कि हम भी रेलेवेंट हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उस सिलसिले में वली नसर एक ऑथर हैं। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, मैं अर्ली 2000 में इससे मिला हूँ जिनीवा में। जहाँ तक मैंने इसकी शक्ल देखी और नाम पढ़ा ना, तो मुझे स्ट्राइक किया है, मैं इससे मिला हूँ। लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रेटेजिस्ट है, इसने अभी एक किताब लिखी है कि ईरान्स ग्रैंड स्ट्रेटेजी। इसने कहा कि ये जो इस्लामाबाद कोशिश कर रहा है ना कि ईरान के और अमेरिका के नेगोशिएशंस करा दे, उसके पीछे कहानी ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे ये कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान की लीडरशिप को बाहर निकाले, कि जब वो नेगोशिएशंस के लिए निकलेंगे तो फिर अमेरिका उनको टारगेट करे। तो ये पाकिस्तान घटियापने में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। तो पाकिस्तान ईरान के जो लीडर्स हैं उनको किसी बहाने टारगेट कर सके अमेरिका, उनके वेयर अबाउट्स जानने के लिए कि वो कहाँ हैं क्या हैं, उसके लिए पाकिस्तान ये सारा ड्रामा कर रहा है। इसने कहा कमाल खरजी ईरान का फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था पहले, उसको कत्ल किया अमेरिका ने टारगेट करके, जब पाकिस्तान ने उसकी मुखबरी की कि वो कहाँ छुपा हुआ है। उसके वेयर अबाउट्स पाकिस्तान ने बताए थे। तो पाकिस्तान की ये घटिया पोजीशन तो है। अब अजीज दोस्तों, ईरान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान घटियापने में कुछ भी कर सकता है। जहाँ तक बात है ईरान की, महीना होने को आया इस जंग को, अभी तक अमेरिका ईरान में जो रेजिम चेंज की बात कर रहा था ना, वो नहीं कर पाया। रेजिम चेंज का मतलब ये नहीं होता कि ईरान वॉज नॉट लाइक इराक, कि इराक में तो आपने सद्दाम हुसैन को मार दिया, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे खामेनेई मरा है तो इसका बेटा खामेनेई आ गया है। यहाँ पे आपने इतने प्रेसिडेंट्स और आर्मी के जनरल्स और मार दिए तो उनका रिप्लेसमेंट आ जाता है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी या तो अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था या जानबूझ के कि चलो कहाँ हमला करेगा, इधर ही करेगा ना, सऊदीया पे, इमारात पे, कतर पे, तो चलने दो। तो ये है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी तो ईरान की चल रही है। अभी कल ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के अड्डों पे अटैक किया है। कल मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पे लाइव दिखा रहा था कि तेल अवीव पे हमले कर रहा है। और इस पूरे मामले में अमेरिका को ये था कि जब इराक पे हमला किया था 2003 में, तो इटली, स्पेन, यूके, सिवाय इंग्लैंड, सिवाय फ्रांस और जर्मनी के बाकी सब ने साथ दिया था। इसने सोचा था कहीं ना कहीं ये साथ देंगे, लेकिन इस वक्त पूरी हरी झंडी दिखा दी है इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्पेन ने वो किया है। स्पेन ने कहा कि तुम्हारे मिलिट्री के जहाज हमारे एयर स्पेस के ऊपर से भी ना गुजरे। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा रिक्वेस्टें कर रहा था कि हमारे रीफ्यूलिंग के लिए या वेपन इंस्टॉलेशन के लिए हमारे जब आए जहाज़ तो आप इजाज़त दें, कम उधर साफ मना किया। फ्रांस से ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मतलब एक हद तक बदतमीज़ी कर रहा था। इसने कहा वो फ्रांस का सदर है ना मैक्रोन, उसकी मर्दनुमा बीवी जो है उसने उसको मुक्का मारा था, अभी भी इसकी आंख सूजी हुई है, वो बुज़दिल है, वो इस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा।
तो मैक्रोन से फिर पूछा जर्नलिस्ट ने कि डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कर रहा था, तो इसने कहा देखो वो पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है, वो घटियापने पे आ गया है, तो मैं घटियापने पे थोड़ी आऊँगा, ठीक है ना। उस बात को छोड़ें कि वो मेरे ऊपर पर्सनल क्या अटैक कर रहा है। लॉजिकल बात यह है कि ईरान पे हमला गलत था। आपको रेजिम चेंज करने का क्या मतलब, आपको राइट है कि आप जब मर्जी है जिस कंट्री में आए आप रेजिम चेंज करें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कंट्रीज जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पेट्रोल नहीं मिल रहा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, और वो इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहे, तो मेरे पास इनके लिए सजेशन ये है कि या तो आप हमसे पेट्रोल खरीदें क्योंकि हमारे पास बहुत है, या फिर हिम्मत दिखाएं, भले देर से लेकिन आए, जंग में शामिल हों। तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। हम अब तुम्हारी मदद के लिए उधर नहीं खड़े, हम तुम लोगों को मदद नहीं करेंगे। लेकिन इटाली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो कितनी भी बदतमीजी कर ले, वो कितना भी हमें वो भड़का ले, मैं अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखूंगा, और मेरे कंट्री का इंटरेस्ट ये है कि हम ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बदतमीजी की इंतहा पे आया हुआ है। सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में जो इसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और हुआ ये है कि अरब कंट्रीज़ ने उधर से यूक्रेन के साथ ड्रोन की डील की, जिस पे अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर चिल्ला उठे कि हमारे इजाज़त के बगैर तुम लोगों ने कैसे ये डील की। और अब यूरोपियन यूनियन के साथ अरब कंट्रीज आगे वेपन्स के लिए और डिलीवरी डिफेंस के लिए डील करने जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इन्होंने देख लिया है। A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia, what a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, and this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. रेजिम चेंज ईरान की तो मुश्किल है, लेकिन अमेरिका में रेजिम चेंज होती नज़र आ रही है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को फायर कर दिया। पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई आर्मी चीफ तुम रिज़ाइन करो, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको फायर कर दिया। कश पटेल जो कि FBI का डायरेक्टर है, जो इनकी इंटेलिजेंस की तुलसी कबाड़ है, सुना है अब अगले मरहले पे इनको फारिग किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको रिज़ाइन करने का। अमेरिका में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे अमेरिका में, मतलब फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, चिकागो, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, बोस्टन, हर जगह हज़ारों लोग सड़कों पे आ गए। डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग 20% से नीचे आ गई है, यानी 80% से ज़्यादा अमेरिकन्स अब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे, और वो उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उसने सारे अलाइज को अपना दुश्मन बना लिया है। और जितने इसके दोस्त थे वो दुश्मन ना भी कहें तो उनको नाराज़ किया हुआ है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ में हैं, क्योंकि अब अरब कंट्रीज सवाल उठा रहे हैं कि तुमने ईरान पे हमला किया तो उसका रिटेलिएशन तो हम पे आ रहा है, तो हमने इतने $100 of billions ओवर द ईयर तुम्हें दिए हुए हैं डिफेंस के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, तो तुम तो हमारी हिफाजत कर नहीं पा रहे हो। यूरोपियन यूनियन को आपने नाराज़ कर लिया, UK को आपने नाराज़ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आपसे नाराज़ हैं,
जापान आपसे खुश नहीं है। मेरी एक जापानी से बड़ी डिटेल में बात हुई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बड़ा अफसोस होता है कि जापान हिस्टोरिकली हमेशा आज़ाद कंट्री रहा है, अब एक कॉलोनी है। तो मेरे को यूं देखा उसने, फिर मुझे कहता है कि बात तुमने सही की है, लेकिन अब हम कॉलोनी नहीं रहेंगे, बहुत जल्द तुम देखना कि जापान से अमेरिका की फौजियों को निकाला जाएगा। तो अमेरिका की पॉलिसीज़ के जो, या अमेरिका की जो शैतानी पॉलिसीज़ थी, उसमें जो इसके पार्टनर ऑफ क्राइम थे वो सब अब इससे नाराज़ हैं। वेनेजुला और अर्जेंटीना और इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। रशिया चाइना ऑलरेडी इसके अगेंस्ट है। इंडिया अमेरिका का इतना इम्पोर्टेंट अलाय हुआ करता था, इंडिया को अलग नाराज़ किया हुआ है, वहाँ पे साजिशें कर रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली, और मुझे लगता है कि अब ये जंग अमेरिका का, जैसे अफ़गानिस्तान में जाना सोवियत यूनियन की बर्बादी थी, ऐसे मैं समझता हूँ कि अब ईरान में अमेरिका का जाना अमेरिका को बहुत झटका लगेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।